हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर जरूर बताइए आपको ये कैसा लगा। तो चलिए हम आज का एक न्यू वांगशन एफएफ स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने बोला था ना कि माफिया वाला कोई एफएफ लाए, तो ये वाला माफिया वाला है। पर हाँ, मैंने इसका नाम चेंज कर दिया है। पहले मैंने बोला था कि माफिया बॉयफ्रेंड लाऊंगी, पर इसका नाम मैंने चेंज करके सीक्रेट माफिया रख दिया है। ओके। और हाँ गाइस, प्लीज़ मैं आप लोगों से बोल देती हूँ कि कोई भी पहले से अपने मन में कुछ सोच के मत रखना। कहानी हमारे दिमाग में है, कब कहाँ से ट्विस्ट हो जाएगा आप लोगों को भी समझ नहीं आएगा। तो प्लीज़ पहले से अपने दिमाग में कुछ मत सोच के रखना और प्लीज़ गलत कमेंट मत करना। हमारा दिल भी बच्चों की तरह होता है। हम लोग कितने प्यार से आप लोगों के लिए इतनी प्यारी प्यारी मतलब एफ लाते हैं। हम लोग आपको सुनाने के लिए बहुत सारी मेहनत करते हैं और आप लोग एक कमेंट के कारण हमारा दिल तोड़ देते हो। आपको पता है हमने इतनी ज़्यादा मेहनत की होती है और आपका एक कमेंट हमारे ना पूरे मेहनत पे पानी फेर देता है। आपको तो उस टाइम कुछ नहीं लगता, पर हमें बहुत कुछ लगता है। आपका एक अच्छा वाला कमेंट हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है, पर आपका एक छोटा-सा बुरा कमेंट भी हमें डीमोटिवेट कर देता है और हमें ना एफएफ बनाने के लिए मतलब मन ही नहीं करता। इसलिए प्लीज़ बोल रही हूँ, कोई गलत कमेंट मत करना, ओके? तो चलो हम इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। वैसे मैं इसमें बता देती हूँ, हमारे वांगशन का बहुत सारा सीक्रेट है, तो इसमें मुझे कोई भी मत बोलना कुछ, ओके? ये आप लोगों को धीरे-धीरे पता चल जाएगा। तो चलो मैं ना थोड़ा-सा इनके बारे में कुछ बता देती हूँ, ओके? माफिया वर्ल्ड अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है और ये माफिया वर्ल्ड बहुत पुरानी पीढ़ियों से चली आ रही है। कोई-कोई इसे छोड़ चुका है, तो कोई-कोई इसे अभी भी चलाए जा रहा है और कई-कई तो इससे नफ़रत भी करते हैं। तो मैं बता देती हूँ, अच्छा माफिया कौन है और बुरा माफिया कौन है। ब्लैक सी ये बहुत ज़्यादा ही बुरा माफिया गैंग है। इसमें के सारे मेंबर सबको बस तंग करने के लिए पीछे पड़े रहते हैं। इनसे सारे लोग नफ़रत करते हैं। वहीं एक और माफिया ग्रुप है, जिन्होंने सिर्फ़ अच्छाई के लिए इस माफिया वर्ल्ड में अपना कदम रखा हुआ है और सारे लोगों के दिल में उस माफिया वर्ल्ड के लिए बहुत सारी रिस्पेक्ट भी है। उसे प्यार से सारे लोग उस ग्रुप को जेएस ग्रुप भी कहते हैं। पर आज तक उस जेएस ग्रुप के मेंबर को मतलब कि जो उसका लीडर है उसे कोई भी देखा नहीं है। वो पर्सन हमेशा ही एक पर्दे के पीछे छुपा रहता है। यहाँ तक जो भी उस ग्रुप में काम करता है वो भी अपने बॉस का चेहरा आज तक नहीं देखे हुए, जब से उन्हें उनके पुराने बॉस ने उस ग्रुप को छोड़ा है। उसके बाद से जो उनका नया ग्रुप लीडर बना है, जो उनका माफिया बॉस बना है, उनका फेस उन्होंने आज तक नहीं देखा हुआ है। उन्हें पता भी नहीं है कि उनका लीडर कौन है, पर वो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं अपनी लीडर की, क्योंकि उनका लीडर बहुत ज़्यादा ही पावरफुल है। वो अपने घर में बैठकर भी उस ग्रुप में क्या-क्या चल रहा है वो सब बता सकता है और साथ में उनकी फैमिली में क्या चल रहा है वो भी, साथ में पूरे कंट्री में क्या चल रहा है वो चुटकियों में पता लगा सकता है। इसीलिए आज तक उसके जेएस ग्रुप में जितने भी मेंबर जुड़े हैं, उतने लोग उस जेएस जो मेन लीडर हैं उन बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। सिर्फ उसके मेंबर्स ही नहीं, पूरी कंट्री ही उस जेएस को देखने के लिए तड़पती है। वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, पर आज तक उस इंसान को किसी ने नहीं देखा। सबके दिमाग में ये बसा हुआ है कि वो जेएस बहुत ज़्यादा ही बहुत बड़ा इंसान होगा, बहुत पावरफुल होगा। उसके इमेज ही लोगों के दिमागों में बहुत अलग सी बन चुकी है। वो बहुत पावरफुल होगा, कम से कम 40 से 50 साल की उम्र का तो होगा ही होगा वो इंसान, क्योंकि जितना उनका दिमाग है, जितना उनका आईक्यू है, उतना तो एक मैच्योर पर्सन के ही पास हो सकता है। तो चलो ये तो रही माफिया की बात, तो हम अपने मेन कैरेक्टर्स के बारे में भी जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम लैन फैमिली के बारे में जानते हैं। लैन फैमिली चाइना की सबसे ज़्यादा रिच फैमिली है। ये तो रही उनकी स्टेटस के बारे में, तो हम उनकी फैमिली के बारे में जानते हैं। वांग जी के ग्रैंडपा लैन वू
वहीं उनके फादर लैन किरैन, वांग जी की मदर लैनी, लैन किरैन और मैडम लैन की 3 ओमेगा बच्चे तो एक अल्फा बेटा है। गाइस मैंने इस कहानी में थोड़ा सा चेंजेस किया है, ओके। उनकी सबसे बड़ी बेटी लैन शुई, उसकी मैरिज हो चुकी है, वो अपने अल्फा के साथ रहती है, वो एक ज्वेलरी डिजाइनर है। वहीं उनकी दूसरी बेटी यानली, हाँ लान यानली, उसकी भी मैरिज हो चुकी है, उनका एक 6 साल का बेटा है। वहीं उनका तीसरा ओमेगा बच्चा, हाँ ये एक बॉय है, इसका नाम लैन सिंह चैन है। हाँ लैन सिंह चैन, सिचैन नहीं बोल रही हूँ मैं, लैन सिंह चैंग बोल रही हूँ, ओके। यही चौथा हमारा वांग जी, वांग जी एक अल्फा है और अपने तीनों बड़े भाई बहनों में से सबसे लाडला और सबसे छोटा भी। वो अपने तीनों बड़े भाई बहनों में सबसे लाडला है, उन सभी की जान है वांग जी। वांग जी अपने तीनों ओमेगा ब्रदर और ओमेगा सिस्टरों की बहुत ज़्यादा देखभाल करता है। जब से उन लोगों की शादी हुई है तब से वो बहुत ज़्यादा याद करता है उन लोगों को। हाँ पर लैन सिंह चैन वो तो हमेशा वांग जी के पीछा ही करता रहता है। एक तरह से सिंह चैन अपने मॉम डैड के लिए जासूसी का काम करता है। वांग जी कहाँ जाता है, क्या करता है, किस ओमेगा से मिलता है, सारे चीज़ों का ख्याल सिंह चैन रखता है। और अगर वांग जी किसी ओमेगा के साथ दिख गया तो वो तो हमेशा उस बात को अपने मॉम डैड को बताने से पीछे नहीं रहता, क्योंकि हमेशा उसके मॉम डैड चाहते हैं कि लैन सिंह चैन की शादी हो जाए, पर उसे शादी नहीं करनी, इसीलिए वो चाहता है कि उसके भाई के पीछे सब पड़ जाए। अगर वांग जी का कोई लवर होगा तो सिंह चैन उसे बताकर अपने सारे फैमिली मेंबर का ध्यान वांग जी के ऊपर कर देता और सिंह चैन को इसके बाद कोई भी परेशान नहीं करेगा शादी के लिए। पर वांग जी को अपने भाई के बारे में बहुत अच्छे से पता है, उसे पता है कि हमेशा सिंह चैन क्यों उसके आगे पीछे घूमता रहता है, और वो हमेशा उसे चकमा देकर अपने काम के लिए निकल जाता है। हमारा वांग जी बहुत फेमस एक्टर है, उसको सारे लोग हंगवन जून के नाम से जानते हैं। वांग जी अभी हाल ही में जब 25 साल का हुआ है तब से उसकी पूरी फैमिली उसे फोर्स कर रही है बिजनेस में आने के लिए, पर वांग जी को बिजनेस में कोई लेना देना नहीं है। वो तो फ्रीली अपनी लाइफ को जीना चाहता था, इसीलिए उसने अपनी फैमिली मेम्बर को कह दिया था कि वो नहीं करना चाहता ये सब बिजनेस। पर लैन कुरैन उन्होंने वांग जी को साफ साफ बोल दिया था कि वही इस पूरे फैमिली का एक लौता वारिस है, वो एक अल्फा है, तो मेरे बाद उसी को संभालना है, तो उसे सीखना पड़ेगा। वांग जी ये सब साफ साफ मना कर रहा था, पर लैन कुरैन और उसके ग्रैंडपा के बोलने पर वांग जी फाइनली अपना सर हाँ में हिलाते हुए बोलता है ठीक है मैं इस बिजनेस को करूँगा। पर बिग पिक्चर इंडस्ट्री को ये सुनकर सारे लोग, मतलब उसकी जितनी भी फैमिली मेंबर थे, वो शॉक थे। क्या बिग पिक्चर इंडस्ट्री, क्यों, ये तो हमारे फैमिली का सबसे छोटा वाला कंपनी है, उसको क्यों। हाँ गाइस, लैंड कंपनी के मतलब लैंड फैमिली के पास बहुत सारी ऐसे बिजनेस है जिसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है, और उनके इन बिजनेस में से लैंड कंपनी सबसे बड़ी है। मिस्टर लैंड मतलब कि लैंड कुरैन वांग जी को लैंड कंपनी का नया सीईओ बनाना चाहते थे, पर वांग जी उसे मना करके जो उन्होंने अभी अभी जस्ट जो 6 महीने पहले उन्होंने खोला था, ये बिग पिक्चर इंडस्ट्री था, उसमें सिर्फ बड़े बड़े जो मॉडल्स थे, जो एक्टर्स थे, उन्हें लिया जाता है और उन्हें काम करवाया जाता है। जैसे जितने भी फिल्म आते हैं उनमें उन लोगों को साइन करना पड़ता है, और जिसका आधा पैसा पूरा उस कंपनी को दिया जाता है। वांग जी एक एक्टर है तो उसे ये बिजनेस करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि वो उसी फील्ड से था, तो उसे अच्छा लगेगा ये करने के बाद। पर मिस्टर लैन ये मना कर रहे थे कि वांग जी खुद उसका मतलब कि लैन कंपनी का वारिस है, तो वो ये छोटा सा कंपनी क्यों स्टार्ट करेगा और वो क्यों उसका सीईओ बनना चाहता है। पर वांग जी ने साफ साफ बोल दिया था वो करेगा तो इसी कंपनी से करेगा। ये सुनने के बाद मिस्टर लैन तो पहले बहुत ज़्यादा ही नाराज़ हुए थे, पर मैडम लैन ने उन्हें समझाया था कि वांग जी अब करना चाहता है तो उसे करने देना, बाद में अगर वांग जी अपन लैंड कंपनी में आना चाहेगा तो उसे आने दीजिएगा। ये सुनकर ठीक है में जवाब देकर मास्टर लैन मतलब कि लैन कुरैन वहाँ से चले गए थे। वांग जी अपनी ग्रैंडपा को ग्रीट करता है और अपनी माँ को, और उसके बाद
वो अपने घर की तरफ निकल गया था। हाँ, लान वांगजी को अकेला रहना पसंद है। उसकी अब अलग से एक अपार्टमेंट है। उस अपार्टमेंट में वांग जी अकेला रहता है। वहां जाने के लिए भी उनकी मतलब उनकी खुद की माँ बाप और उसकी बहनों को भी उसका परमिशन लगता है। वांग जी किसी को भी अलाउ नहीं करता अपने अपार्टमेंट में आने के लिए। उसका अपार्टमेंट भले ही लैंड मेंशन के हिसाब से बहुत छोटा होगा, पर दूसरे घर के हिसाब से वो अपार्टमेंट भी कोई महल से कम नहीं है। उसका अपार्टमेंट बहुत ज़्यादा लग्जरियस है। वहाँ वो अकेला रहता है और साथ में वांग जी के जो अगल बगल जो उसके अपार्टमेंट है उसको भी वांग जी ने खरीद रखा है, क्योंकि उसे किसी का टच, किसी का उसके पास प्रेजेंट अच्छा नहीं लगता। वांग जी को ज़्यादा लोगों के साथ घुलना मिलना पसंद नहीं है, इसीलिए उसने अपने अपार्टमेंट के आसपास वाले अपार्टमेंट को भी खरीद रखा है। और वांग जी जिस एरिया में रहता है वहाँ का वो सबसे महंगा अपार्टमेंट है। जितने भी अपार्टमेंट वहाँ पर हैं वहाँ सबसे ज़्यादा महंगा वांग जी का अपार्टमेंट है। तो ये तो रही हमारे वांग जी के बारे में। अब हम अपने क्यूट से विंग के बारे में जानते हैं। विंग 19 साल का ओमेगा है। विंग अपनी ग्रैनी, अपनी मतलब कि अपनी नानी बाओसे सरन के साथ रहता है। बाओसेन सरन की बेटी चांगसे सरन विंग की मदर थी। बाओसेन सरन एक बहुत अच्छी डॉक्टर है, आयुर्वेदिक डॉक्टर, जिसके कारण विंग ने भी आयुर्वेदिक शिक्षा ली हुई है। उसे भी आयुर्वेदिक जितने भी जो मेडिसिन होते हैं सबके बारे में पता है। एक्यूपंक्चर के भी बारे में विंग को बहुत अच्छे से नॉलेज है। पर विंग का जो इंटरेस्ट है वो म्यूज़िक में है, क्योंकि उसकी माँ जो चांगसे सरन थी वो बहुत अच्छा म्यूज़िक बजाती थी। असल में चांगसे सरन फ्लूट बजाती थी, बांसुरी। चांगसे सरन फेमस थी। इस पूरी वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा यंगर फ्लूट बजाने वाली प्लेयर थी वो। उसकी सिर्फ कुछ ही महीनों में ही बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन हो गई थी, उसकी ब्यूटी के साथ साथ उसकी म्यूज़िक की भी। पर अचानक से ऐसा क्या हुआ उसके साथ कि उनकी लाइफ ही बदल के रह गई। फिर वो उस म्यूज़िक को छोड़ के अचानक से एक्टर वाली लाइफ में आ गई। और उसके बाद विंग पैदा हुआ। और विंग के पैदा होने के सिर्फ 10 साल बाद उनकी माँ चल बसी। विंग को पता है उसकी माँ सुसाइड करने वालों में से बिल्कुल नहीं है, मतलब कि उनके साथ कुछ ना कुछ हुआ है। इसी को पता लगाने के लिए विंग बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, पर उसे उसे कुछ पता ही नहीं चलता। और वो जितनी भी मेहनत करता है पर भी उसकी ग्रैनी जो उसकी बॉसन सरन है वो उसे साफ साफ बोल देती है कि उसे अब इस बारे में भूल जाना चाहिए। वो सिर्फ एक हादसा था। पर विंग विंग उसे हादसा नहीं समझता। उसमें उसकी माँ की डेथ हो गई है। वो कैसे ये सब भुला सकता है। विंग माफिया वर्ल्ड से बहुत ज़्यादा नफरत करता है, क्योंकि उसे पता है कि ये सब सिर्फ माफिया वाले ही कर सकते हैं। क्योंकि विंग को अपनी माँ का डायरी मिला हुआ था। उसमें उसकी माँ ने बहुत कुछ लिखा हुआ था, बहुत कुछ, जिसे पढ़कर विंग को एक बात तो साफ साफ अंदाज़ा हो गया था कि उसकी माँ जिस इंसान से प्यार करती थी उसी इंसान के कारण उसकी माँ की ये हालत हुई है। और उसी इंसान के कारण उसकी माँ आज उसके साथ नहीं है, और वो इंसान माफिया वर्ल्ड से था। तो चलो, ये सब तो था हमारे करेक्टर्स के बारे में। अब हम रियल कहानी पे आते हैं। एक मेंशन के रूम से बहुत ज़्यादा ही सुंदर आवाज़ें आ रही थी। वहाँ चारों तरफ जो खिड़कियाँ थीं उन खिड़कियों में बहुत सारी चिड़िया बैठकर चहचहा रही थी। उस पूरे रूम में शांति थी। बस उस शांति में आवाज़ आ रही थी तो उन चिड़ियाओं की चहचहाने की, वो मधुर संगीत, वो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था। जो चिड़िया सुबह सुबह उस रूम में चहचहा रही थी कि तभी अचानक से एक जोरदार की आवाज़ के साथ वो सारी चिड़िया उड़ गई। वहाँ रूम में एक इंसान बोल रहा था, ओ शिट, मैं फिर से लेट हो गया। विंग, ये तुम्हारी ना सोने की आदत कब तुम्हें छुड़ेगी। ये बोलते हुए हमारा विंग अपने बेड से उठता है और कहता है, ओ नो नो, मैं फिर से लेट हो गया। ये बोलते हुए वो जल्दी से अपने पूरे कपड़े को लेकर वॉशरूम में जाता है और अपने वॉशरूम से ही पूरा कपड़ा ढंग से पहन के वापस निकलता है। वो कहता है,
ओह नो! फिर से मुझे लेट हो गया। उफ़! मैं क्या करूँगा? ये बोलते हुए वो सीधा अपना बैग लेकर बाहर की तरफ भागने लगा। फिर तभी उसे याद आता है, ओह नो! फिर से मैं भूल गया। ये बोलते हुए वो फिर ऊपर जाता है और फिर अपना फ्लूट, हाँ, वहाँ उसके फ्लूट रखा हुआ था। वो उसे उठाते हुए बोलता है, मैं इसे कैसे भूल सकता हूँ? ये बोलकर वो उसे किस करता है और फिर नीचे से बाहर की तरफ भागने लगा कि तभी एक आवाज़ आती है, विंग नाश्ता करके जाओ। ये सुनकर विंग पीछे मुड़ता है। वो कहता है, ग्रैनी मैं नहीं खा सकता, मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गया हूँ। पर तभी उसकी ग्रैंडमा बॉसन सरन चिल्लाकर बोलती है, विंग तुम्हें चुपचाप खाना पड़ेगा, खाए बिना घर से नहीं निकलते, यह अशुभ होता है। ये सुनकर विंग अपना पाउच बना लेता है। वो कहता है, ओह ठीक है, मैं जल्दी से आता हूँ। ये बोलते हुए वो फिर से अपनी शूज़ निकालता है और अंदर जाता है। अंदर जो उसकी ग्रैनी बटर लगा रही थी ब्रेड पे, वो उसे पकड़ लेता है और कहता है, ठीक है, मैं इसे खा रहा हूँ। ये बोलते हुए वो उस बटर लगे हुए ब्रेड को अपने मुंह में रखता है और जो उसके पास में ही एक गिलास में मिल्क रखा हुआ था, उसे वो पीते हुए बोलता है, ओके ओके मैं जाता हूँ। ये बोलते हुए वो पूरा एक सांस में ही उस पूरे दूध को पी लेता है और अपने हाथ में जो ब्रेड रखा हुआ था उसे खाते हुए अपने मुंह में दबाते हुए बोलता है, पापा ग्रैनी मैं जा रहा हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो गया है। ये बोलते हुए वो वहाँ से भाग गया था। उसकी ग्रैंडमा अपना सर एकदम डिसबिलीव में हिलाते हुए बोलती, इस लड़के का कुछ भी नहीं हो सकता, मैं कितने टाइम से तुम्हें उठा रही थी पर तुम्हें तो सोना है। ये बोलते हुए वो अपने सर पे अपना हाथ मारती। वही विंग विंग भागकर बाहर जाता है। बार बार अपने हाथों को टैक्सी को रोकने के लिए बढ़ा रहा था पर कोई भी टैक्सी आज रुक ही नहीं रही थी। विंग अपने बार बार घड़ी की तरफ देख रहा था। वो कह रहा था, ओ नो यार, फिर से मैं लेट हो जाऊंगा, मैं क्या करूं? ये बोलते हुए वो अगल बगल देखता है कि तभी उसे दिखता है एक टैक्सी दूसरी तरफ खड़ी हुई है। विंग जल्दी से रोड पार करता है और उस टैक्सी में बैठ गया और तभी वो ड्राइवर से कहता है, प्लीज़ जल्दी चलो, मुझे बहुत लेट हो गया है, मुझे यहाँ जाना है। ये बोलते हुए वो एक कार्ड को उस पर्सन को दिखाता है जो ड्राइवर सीट में बैठा हुआ था। वो ड्राइवर सीट वाला पर्सन अपने आईने से, मतलब कोई जो मिरर रहता है वहाँ से पीछे देखता है। पीछे दूसरा पर्सन बैठा हुआ था। विंग इतना ज़्यादा हड़बड़ाया हुआ था कि उसने नोटिस ही नहीं किया कि उस कार में भी कोई दूसरा पर्सन बैठा हुआ है। विंग बार बार अपने बैग को छान कर रहा है कि उसने सब कुछ पकड़ा हुआ है कि नहीं। वो बार बार अपनी घड़ी की तरफ देखता है, फिर अपने सामान की तरफ, और वो इशारे में बोल रहा था कि प्लीज़ चलो, मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, प्लीज़ प्लीज़। ये बोलते हुए वो सामने वाले पर्सन को प्लीड कर रहा था। वो सामने वाला पर्सन आईने से देखते हुए पीछे वाले दूसरे पर्सन को इशारा करता है। तभी वो पीछे वाला पर्सन इशारे में बोलता है, चलो। ये देखते ही वो पर्सन भी कार को स्टार्ट कर देता है। कुछ ही टाइम में वो सभी लोग उस जगह पे पहुंच गए थे जहां पर विंग जाना चाहता था। विंग जैसे ये देखता है वो पहुंच गया। वो जल्दी से पैसे निकाल के उस तरफ देता है पर वो पर्सन फिर शॉक था कि क्या पैसा भी लेना पड़ेगा। वो पर्सन फिर से पीछे वाले पर्सन की तरफ देखता है। वो पर्सन के फेस में एक छोटा सा स्माइल आ गया था। वो पर्सन अपनी हल्का सा नोट करता है जिसके बाद वो सामने वाला पर्सन विंग के हाथों से वो चीज़, मतलब कि पैसे ले लेता है। विंग जल्दी से उस पैसे देकर फिर बाहर की तरफ भाग गया। वो जल्दी से एक म्यूज़िक वाले कंपनी की तरफ भागता है। वो जो कार में बैठा हुआ पर्सन था वो विंग को ही देखे जा रहा था। विंग की जो हरकत थी, विंग ने जो अभी किया, उस पर्सन को वो बहुत ज़्यादा पसंद आ गया। वो तो सिर्फ विंग की तरफ ही देख रहा था जो पूरे टाइम कार में बैठा हुआ था। उसने एक मिनट भी विंग से अपनी नज़रें नहीं हटाई हुई थी। वहीं विंग विंग भागते हुए रिसेप्शनिस्ट के पास आता है। वो अपने कार्ड को दिखाते हुए बोलता है, मैं विभूषियान हूँ। यह म्यूज़िक का इंटरव्यू हो रहा था ना। जिसे सुनकर वो रिसेप्शनिस्ट कहती है, आई एम सॉरी सर, बट आपको तो लेट हो चुका है। पर विंग उनको प्लीड करते हुए बोलता है, प्लीज़ मिस प्लीज़, मैं 2 मिनट ही तो लेट हुआ हूँ, प्लीज़ मुझे एक चांस दे दीजिए, मैं मैं डायरेक्टर से बात कर लेता हूँ। ये बोलते हुए वो उस रिसेप्शनिस्ट की तरफ देख रहा था पर वो रिसेप्शनिस्ट उसे साफ साफ बोल देती है कि नहीं सर, जिसके लिए हमें ज़रूरत था उन्हें शायद सेलेक्ट कर लिया गया है, आपकी यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। ये सुनने के बाद विंग फिर से उदास हो गया था और फिर वो वैसे ही उदासी के साथ उस कंपनी से बाहर आता है। वो नीचे की तरफ देख के चल रहा था। उसे अंदाज़ा भी नहीं था कि कोई दूर से उसे देख रहा है। वो वही गाड़ी थी जिसमें अभी विंग बैठ के आया हुआ था।
उसमें का जो सामने वाला पर्सन था वो कहता है सर क्या हम यहाँ से चले? तभी वो पीछे वाला पर्सन कहता है उस ओमेगा के बारे में पता लगाओ। ये सुनने के बाद वो जो सामने वाला पर्सन था वो थोड़ा शॉक था। वो शॉकिंगली पीछे की तरफ देखता है। जो पर्सन पीछे में बैठा हुआ था वो अभी भी विंग की तरफ ही देख रहा था और जो सामने वाला पर्सन था वो पीछे वाले पर्सन को देख रहा था। उसे यकीन नहीं था कि ये किसी ओमेगा के ऊपर अट्रैक्ट कैसे हो गया। वो सामने वाला पर्सन यही सब सोच रहा था कि तभी पीछे वाला पर्सन उसके तरफ तिरछी आंखों से देखते हुए बोलता है तुम जो सोच रहे हो मुझे सब समझ में आ रहा है। ये बोलते हुए वो उस तरफ देखने लगा। वो पर्सन जो सामने बैठा हुआ था वो अपने सर को सामने करते हुए बोलता है सॉरी बॉस। ये बोलते हुए वो फिर से सामने की तरफ देखने लगा कि तभी पीछे वाला पर्सन उसे देखते हुए बोलता है मैंने जो कहा तुम्हें सुनाई दिया? वो सामने वाला पर्सन बोलता है जी जी सर क्या? ये बोलते हुए वो फिर से आईने से देखने लगा कि तभी वो पीछे वाला पर्सन बोलता है लगता है तुम्हें अफ्रीका ही ट्रांसफ़र कराना पड़ेगा। ये सुनकर वो सामने वाला पर्सन शॉक हो गया था। वो कहता है क्या नहीं सर क्या हो गया? मैं क्या करूँ? ये बोलते हुए वो फिर से पीछे देखने लगा। वो पीछे वाला पर्सन उसे कहता है तुमने सुना नहीं था? मैंने कहा था उस ओमेगा का डिटेल मुझे लाके दो। तभी वो पर्सन कहता है जी सर मैं शाम तक ला दूंगा ना। पर वो पर्सन कहता है मुझे अभी चाहिए। उस कंपनी में जाओ पता करो वो कौन ओमेगा था। ये बोलते हुए वो सोफे मतलब अपने सीट पे आराम से बैठा हुआ था। वो पर्सन कह मतलब सामने वाला पर्सन कहता है जी सर। ये बोलते हुए वो जल्दी से अपना सर नोट करता है और वो कार का गेट खोलकर बाहर की तरफ भाग गया। कुछ ही टाइम में वो पर्सन फिर आता है और फिर वो कार में बैठते हुए जो पीछे वाला पर्सन था उसे बताते हुए बोलता है सर मुझे इन्फॉर्मेशन मिल गया। ये सुनकर वो पीछे वाला पर्सन कहता है बोलो। तभी वो सामने वाला पर्सन कहता है सर उस ओमेगा का नाम विवुशान है और वो वहाँ म्यूजिक के लिए आया था। अभी उनका इंटरव्यू चल रहा था। वो ओमेगा फ्लूट बजाने के लिए आया था। ये सुनकर वो पीछे वाला पर्सन बोलता है और कुछ? वो सामने वाला पर्सन कहता है नहीं सर बस इतना ही इन्फॉर्मेशन मिला। तभी वो पीछे वाला पर्सन फिर से उसे घूरते हुए बोलता है बस इतना ही? मैंने तुम्हें बोला था मुझे उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए। वो सामने वाला पर्सन थोड़ा शॉक हो गया था। वो थोड़ा घबराते हुए बोलता है सर इतनी कम टाइम में मैं उसका पूरा इन्फॉर्मेशन कैसे निकाल सकता हूँ? मुझे कुछ तो टाइम दीजिए। तभी वो पीछे वाला पर्सन कहता है सिर्फ आधा घंटा। मुझे आधे घंटे में पूरा इन्फॉर्मेशन चाहिए। ये सुनकर सामने वाला पर्सन फिर शॉक हो गया था क्या आधा घंटा? आप मुझे आधा घंटा दे रहे हो? उसमें का 15 मिनट तो हमें कंपनी जाने में भी लग जाएगा। फिर मैं 15 मिनट में कैसे निकालूंगा? ये सोचते हुए वो सामने वाला पर्सन थोड़ा घबराया हुआ था। तभी पीछे वाला पर्सन कहता है तुम ये कर लोगे कि मैं किसी और को हायर कर लूँ? ये सुनकर वो सामने वाला पर्सन कहता है नहीं नहीं सर मैं कर लूँगा। ये बोलते हुए वो ड्राइविंग सीट पे अपने आप को अच्छे से बैठा लेता है। उसको साफ साफ समझ आ रहा था कि वो पीछे वाला पर्सन उसे धमकी दे रहा है कि अगर उसने आधे घंटे में उसके बारे में उस ओमेगा के बारे में उसे नहीं बताया तो उसे सच में इस कंपनी से और इस काम से फायर कर देगा। वहीं दूसरी तरफ विंग विंग अपने घर जाता है। उसका फेस पूरी तरह उतर गया था। जब उसकी ग्रैंड माँ उसे देखती है वो कहती है विंग। पर विंग तो कुछ सुना ही नहीं। वो चुपचाप अपने रूम की तरफ जा रहा था। तभी उसकी ग्रैनी फिर मतलब उसकी ग्रैंड माँ फिर से उसे चिल्लाते हुए बोलती विंग। तब जाके विंग को होश आया। वो कहता है हाँ हाँ ग्रैंड माँ। उसकी ग्रैंड माँ उससे पूछती है कि क्या हो गया है? तुम्हारा इंटरव्यू अच्छे से गया? पर विंग कहता है नहीं ग्रैंड माँ मैं फिर से लेट हो गया। ये बोलते हुए वो अपने पैरों की तरफ देख रहा था। उसकी ग्रैंड माँ उसके बालों को सहलाते हुए बोलती कोई नहीं अगली बार कोई और कंपनी में चले जाना। ये सुनकर विंग सैड सी स्माइल करता है और वो कहता है ठीक है। ये बोलते हुए वो कहता है मैं फ्रेश होके आता हूँ। ये बोल वो ऊपर जाता है। ऊपर वो अपने रूम में जाते ही अपनी सारे सामानों को डेस्क पर रख देता है और वो उसके सामने जो एक पिक थी उसे देखते हुए बोलता है मम्मा मैं आपकी जैसा क्यों नहीं बन पा रहा हूँ? ये बोलते हुए वो उस फोटो की तरफ देख रहा था और उससे बातें कर रहा था। वहाँ उसकी मदर का फोटो था। उसकी मदर चांगसे सरन का फोटो जिसमें चांगसे सरन ने वही फ्लूट पकड़ा हुआ था और वो बहुत ज़्यादा सुंदर दिख रही थी। वो फोटो
पहली बार जब चांगसे सरन को अवार्ड मिला था म्यूजिक के लिए, उसका था वो। वहीं दूसरी तरफ एक बड़ी सी कंपनी के सामने वही कार आके रुकती है। वहां से सामने वाला पर्सन निकलता है और वो भागकर पीछे जो पर्सन बैठा था उसके लिए गेट खोलता है, और वो पर्सन भी बहुत एलिगेंट तरीके से बाहर आता है। उसकी कार से बाहर निकलते ही बहुत सारे बॉडीगार्ड उसके अगल बगल खड़े हो गए थे। वो पर्सन उस कंपनी के अंदर जाने लगा और साथ में उसकी बॉडीगार्ड उसके पीछे पीछे जा रही थी। जैसे ही वो पर्सन उस कंपनी के अंदर गया, सारे लोग उसे ग्रीट करने लगे। सारे लोग उसे बहुत ज़्यादा ही ग्रीट कर रहे थे, पर वो पर्सन किसी की तरफ नहीं देख रहा था और चुपचाप अपने कैबिन की तरफ जा रहा था। तभी वो जाते हुए पीछे की तरफ देखते हुए बोलता है, मैंने तुम्हें जो बोला तुम उसे करके आओ, तभी मुझे अपना शकल दिखाना। ये बोलकर वो फिर से आगे देखने लगा। वो पीछे वाला पर्सन कहता, जी जी सर, ये बोलते हुए वो सीधा वहां से भाग गया था, क्योंकि उसे पता है 15 मिनट में उसे सब इंफॉर्मेशन ला के देना है, नहीं तो उसकी आज कंपनी में लास्ट डे होगी। ये कंपनी बिग पिक्चर एंटरटेनमेंट है। हाँ, ये वही कंपनी है जिसे वांग जी को अभी दिया गया था। कुछ ही महीने पहले ये कंपनी नॉर्मल सी कंपनी थी। इसमें सिर्फ 10 से 12 एक्टर्स काम किया करते थे, पर आज सिर्फ 3 या 4 महीनों के बाद ये कंपनी इतनी ऊंचाई में पहुंच गया है कि ये एक्टर्स को नहीं, उनकी कंपनी को लिया जाता है। जैसे कि इस कंपनी से जो भी छोटा मोटा कंपनी है जहां एक्टर्स अपॉइंट किए जाते हैं, जहां एक्टर्स को लिया जाता है, उन कंपनी को भी इस कंपनी में जोड़ा जाता है। आज ये कंपनी कई कंपनियों का मालिक बन चुका है। कुछ महीने पहले यही कंपनी पूरे चाइना में फिल्म इंडस्ट्री में सिर्फ कम से कम 10 से 12 लोगों को ही लिया करता था, पर आज आज इसके अंदर सैकड़ों लोग भरे पड़े हैं। कुछ महीनों पहले यही कंपनी इस फिल्म इंडस्ट्री की सबसे छोटी मोटी कंपनी में से एक था, पर आज आज इससे बड़ा कंपनी आज तक इस पूरी फिल्म इंडस्ट्री में बना ही नहीं होगा। ये कंपनी और किसी का नहीं, लान वांग जी का है। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर कैसा लगा मुझे कमेंट में बता देना, ओके। और हाँ, मैं पहले ही बता देती हूँ, इसमें बहुत सारी मिस्ट्रीज हैं। वांगशान की लाइफ में बहुत सारी सीक्रेट हैं, तो इस सीक्रेट को मैं इतनी आसानी से नहीं बताऊंगी, आप लोगों को आगे सुनना पड़ेगा, ओके। और हाँ, कहानी में कभी भी मोड़ आ सकता है, आप लोग अपने दिमाग से कुछ भी मत सोचना, ठीक है। तो चलो आज के लिए बस इतना ही, फिर बाय बाय।